तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में दो तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने यह तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आगे वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, दो बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो हेलो हेलो, ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब दे दूं जी। प्लेनेट की ज्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं? आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया जी। आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा, नहीं वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपस में हाँ, आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें जी, आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था। आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास
कोई भी रैशनल स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी। ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। अब मेरी बात जी, आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है। ये आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, टाइम रीसेट कर दें जी। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज जस्ट, ही इज काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख में नहीं। एक तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा, तो उसका होना न होना बराबर है। दोयम ये कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटिजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है भाई? और फौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना था तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतराज नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीजन नहीं है। आपकी तारीख क्या है मजहबों की, बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं। ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं। दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स हैं। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दे तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है, आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथियस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये ख़त्म हो रहा है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें ये इनको आप मेटाफिजिकल, ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा, डज गॉड एग्जिस्ट की ये बहस मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच। आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहाँ से तय करूँगा। और माइक हमारे पास है क्या? एक ही माइक है ऑडियंस के लिए? 2 माइक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी है मारिया शकील जी, पूछे सवाल। थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप पर आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस है टीवी की। जी नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ, पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ सवाल हैं जो जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि गजा में सालों से
छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको, अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा? जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने, इस चीज को जिक्र कर दिया। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखें, जहां तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए दो वर्ल्ड व्यू है, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहां आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता? ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से यह गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपको कुछ बोलना है इसमें? भैया आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया। या आप वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उन्हें भेजिए, वो बहुत खुश होंगे। आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो उन बच्चों की मौत को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? भाई ये दुनिया जो है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो एक नाइंसाफी करते हैं। तो ये अच्छा काम है आपके नजदीक, तो नेचर नाइंसाफी पे मबनी है। अरे मेरे भाई, आप नेचर की कहाँ बात कर रहे हैं, तो इंसान की बात। तो फिर जब मैं इंसान की बात कर रहा था, आप नेचर की बात करने लग गए। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। हाँ, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अलग बात है, आप बोलिए, मैं मुझे कोई चीज नहीं। जी नहीं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन। मुझे बोल तो लेने दीजिए। जी बोलिए। क्या बात ये है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से, एकता से, एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, अकेले तो इंसान रह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं, वो फाउल हमेशा से तारीख में होता आया है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तसव्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। जी, ये तो उसको कंडेम अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे है कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलोसफिकल कर मैं प्लीज। एक रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को ही अंतिम मानती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, दिस इज छांदोग्य उपनिषद, एंड इट कंप्लीटली रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी, आपके शब्दों में नेसेसिटी ऑफ अ क्रिएटर। द क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। तो एक मिनट प्लीज। दूसरा जो सवाल आपने अभी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान विद्वान भी है, वाइज, सब जानने वाला, तो अगर विजडम में दुनिया भर के पापों और अत्याचारों को बर्दाश्त करना शामिल है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्री विल से उसको अपोज करता हूं तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल में कॉन्ट्राडिक्शन है। बिकॉज व्हेन आई एम अपोजिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन गाजा, देन आई एम अपोजिंग द गॉड्स विल और गॉड्स विजडम। जवाब लेते हैं तो गॉड की विजडम, एक मिनट सर प्लीज सर, ये एक जुमला, गॉड की विजडम है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, मैं उसको अपोज कर रहा हूं, तो मैं गॉड की विजडम के खिलाफ जा रहा हूं। एक सवाल।
दूसरा ये नहीं आपने दो ऑलरेडी कि सर आप और सवाल कर लें, लेकिन मुझे दो जवाब देने सर, दें। सर, पहले आपने ये कहा, सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। भाई इजराइल के बोर्ड के मुताबिक तुम्हारा ठीक हो रहा है ना? प्रोफेसर, नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। आप तशरीफ रखें, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ये देखिए ऐसा है कि ये सब बड़ा आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि कुछ नियम बना लिए जाएं ताकि एक टाइम बाउंड बातचीत चले। और भाई साहब आप बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के फ्रेम में आके उस काम को गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है गुरु, अब मेरे को कहीं का गुस्सा कहीं निकालना था, सॉरी। नहीं कोई गुस्सा नहीं है जी। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछे, आप उनके जवाब दें, और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी। आपने दो सवाल किए। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। माइक नहीं सर, ये आपस में जी, ये क्या आपका सवाल? माइक दीजिए। फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया। नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं। बिल्कुल करना चाहिए। आपके हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, समाज हो रहा है गॉड की, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा। सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दें तब तो कोई मसला नहीं, समझते रहेंगे। दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी। मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ तरुण, माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी। सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद। एक सर अपना आप नाम बता दें। आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है। बताया आप, यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है। जावेद सर आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए जी। अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से है, क्या तकलीफ है? फिर हम वजूद में नहीं आते जी हैं? हम मौजूद नहीं। अच्छा सर क्यों नहीं हो मैं सकते? बताऊंगा प्लीज। जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर, आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायर इसी तरह चलते रहते हमेशा। जी माइक मेरे ख्याल से एक सेकंड। इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, ऐसे रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर। ठीक है। हाँ थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक यार नीचे से ऑन कर दिए, नीचे। पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गजा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं।
बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत मुझे बात लगा मैं गलत हो सकता हूं। बिल्कुल गलत मैं है। सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मैं देखिए, सवाल अगर पूछ रहा हूं। एक मैं जावेद भाई गौर से साहब, एक डिसएग्री गौर करता साहब, हूं। एक सेकंड देखिए, अगर देखिए ऐसा एक सेकंड आप सर वेट अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल यह है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस यह है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल यह है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए, 3 चीज़ें हैं। साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीज़न से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के हुदूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। दैट्स ऑल। जी, ये आगे सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दीजिए। भाई वो आप पूछना चाह रहे थे ना भाई? हाँ, नहीं मैं ये थैंक यू जी, आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए। सर जावेद सर से सवाल है कि आपने अपने क्लोजिंग माइक थोड़ा करीब रखिए। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि मजहब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मजहब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो कौन से प्रोफेसर होंगे? ऐसा उनके क्या पास डेटा है, इन्होंने डेटा के बेस होगा। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास। प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बाद का डेटा? मैंने तो नहीं सुना आज तक। तो आज उनकी ये राय है और होगी राय, ठीक है। दुनिया में तरह तरह की राय है लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर्स की, बहुत हाई। वहाँ चर्च खाली पड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली तो इंसान कोई ऐसी बात बहुत अरसे तक नहीं मान सकेगा, चाहे गलत या सही, जो उसे, उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसकी लॉजिक को अपील न करे। वो कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के होंगे तो कैम्ब्रिज के होंगे, तो मुझे क्या लेना देना। उनका डेटा मुस्तकबिल का नहीं हो सकता है। जी दीपक, हाँ पूछिए। मैं आऊँगा अभी, पीछे की साइड भी आऊँगा, माइक वहीं भेजूंगा 2-3 साल के लिए। जी जावेद साहब, आपसे सवाल है। नमस्ते। अरे भाई सर, अगर आप ही लोग तय करना है तो फिर 200 लोग तय कर लें। ये सब नहीं सर, प्लीज डोंट डू दिस सर। सर एवरीबडी हैज अ राइट सर, बट वी कैन ओनली टेक सिलेक्टेड क्वेश्चंस। नो सर, ये यंग लोग भी हैं तो इनकी ये अब उतने सुनिए। यंग, भाई आप यंग हैं कि नहीं हैं? एक मिनट, वो कह रहे हैं वो भी आइए, यंग हैं पूछ रहे ना साहब। भाई। आप उनकी नौजवानी पर दावा उनको ही करने थे। हाँ मुफ्ती साहब, आप यंग, हाँ पूछे। अरे भैया सर, मेरा सवाल ये है। कुछ इनसे भी तो पूछो।
जी नहीं, बस आपसे एक सवाल है। जैसे थीस्टों के पास अपने जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं। 5 रोज आज क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बोलूं मैं आना चाहता हूं उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूं। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनके उत्सव त्योहार कॉन्ग्रेगेशन वही बहुत बात। हैं। अब आपको मैं एक सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं। मृदुला जी आप बताइएगा सही है कि नहीं। ये एक कॉन्स्टेंटाइन, एक ग्रीक रोमन बादशाह था जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मेरी पूरी स्टेट कैंसिल हो जाएगी। उस जमाने में ऐसे ही होता था, राजा जो धर्म इख्तियार करता था वो जनता भी कर लेती थी। इसलिए कि वो हो गया था बैंकक्रप्ट, और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, उससे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा यार क्रिश्चियन हो जाओ। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ये हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। कहते सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो पेगन फेस्टिवल होता, जो पेगन जो फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, पब्लिक को बहुत इंजॉय करते हैं, खासतौर से 25 को मेन डे। उसने कहा हाँ ये तो सही कह रहे हो, ये जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कब थी? कहते साहब वो अप्रैल में थी। नहीं कट करो, वो 25 दिसंबर को है। यह हकीकत है जी। और 400 साल बाद क्रिश्चियनिटी के अप्रैल से दिसंबर ले आए, और इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल होता था। अब मनाते हैं आप आराम से। ये जो सारे फेस्टिवल हैं ये रिलीजन से, हर एक को एक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो ये रिलीजन ने, ये सेकुलर त्योहार थे जिन्हें रिलीजन्स ने ले लिया है। ये मौसम के थे, फसलों के थे, किसानों के थे, उसको आपने लेके रिलीजियस रंग दे दिया। ये कोई रिलीजन से थोड़ी आए आप। अच्छा हमें देखिए, हम तो मुल्द हैं, हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली हमारे घर में होती है, सबसे बड़ी ईद हमारे घर में होती है। वो हमारे सोशल वो है, हमारे हेरिटेज है। ऐसा थोड़ी है कि वी विल थ्रो द बेबी अलॉन्ग विद द वाटर। ये तो अच्छी चीज़ है, इन्हें रखो, जो बेकार है फेंक दो। जी हाँ हेलो जी, मेरा सवाल नादवी जी से है। जैसा कि आपने बोला कि गॉड टाइम के भी परे हैं, और गॉड इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, और गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी है। तो आप अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें। जी मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करे। अभी मैं आपका जवाब देता हूं। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने बोला कि गॉड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। मैंने कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपके अल्फाज हैं। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज गॉड के लिए सुइटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। वो फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीजें बता दे, ये जरूरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब ह्यूमंस की फ्री विल है, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे। तो अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है, और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जाहिर है उस गॉड की बात सुनेंगे ना हम। जी, वो पीछे एक चश्मा लगाया जो मैम खड़ी हैं, उनको दीजिए। हाँ आप जी जी बिल्कुल आएंगे। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सब तरफ जाने की। हाँ उनको दीजिए माइक। जी हेलो सर, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, टाइम पाबंद हूँ, और जहां तक कोशिश कर सकता हूँ करूंगा। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ, और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं,
बट असलियत ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं, और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज में जहां पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सके। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आज़ादी है उन कंट्रीज में। यूरोप में ये आज़ादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। जी, जवाब। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है, और वो सफर कर रही हैं। आई अग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है, हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जहां पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मोरालिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप हाँ। ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मदनात निकला या मैंने कहा, तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ। ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला। अच्छा, हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह से। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या है। यही तो सवाल था हजरत, कि फिर ये मोरालिटी आई कहां से? क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ जी, हाँ। मोरालिटी साथ रहने की डिजायर से आई, यानी साथ रहकर जो कुछ कह दे, जो कुछ कर दे, वो हो जाएगा। नहीं नहीं, तो आप कायदे से रह ही कर सकते हैं जब तक लोगों में मोरालिटी हो, वरना क्यास हो जाएगा। ये आपको कैसे पता? जी, हमने देखा ना, जहां मोरालिटी का क्यास हो गया, हम देखते हैं। कहां पे देखते भाई? दुनिया में। आप जो कह रहे हैं, आप कहीं पे अगर गलत हो रहा है, इस बहस तो उसको आप गलत देखिए। आप एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं ऑन्टोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं इस बहस के बाद आप दोनों लोगों को चाय पे होस्ट करूंगा, वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। अभी ऑडियंस का हक मार रहे हैं आप लोग भाई, सर जस्ट लोग हैं आप लोग। और ये भाई ये हाँ, उधर आएंगे, जी सर आएंगे। अच्छा सर मेरा नाम लईकुर रहमान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि सर यू आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं भी उसी चमन का बुलबुल। हाँ सर, तो बहुत खुशी हुई मुझे जान करके कि मैं आपसे मिलूंगा। सवाल सर, मेरा सवाल यह है, सर सैयद अलैहि रहमा का नजरिया यह था कि खुदा के वजूद को अकल के दायरे में रह करके तलाश करना, न कि पूरी तौर से उसका इनकार कर देना। सर हाउ विल यू डिफाइन इट? नहीं, तो ये तो आप इन्हें बताइए। ये सवाल आपसे, खुदा का वजूद साबित कर रहे हैं। तो सर आपने इनकार कर रखा है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन उन्होंने यही एक सेकंड, सर सैयद ने यही कहा ना कि अकल से आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, यही कहा ना भाई। वो उन्होंने कहा कर सकते हैं और वो कर दिया गया आज। वो फोन तलाश करना या साबित करना अकल से नहीं हो सकता। अरे सवाल तो सुन लीजिए जी। अकल से नहीं हो सकता है, यही कहा ना आपने। अकल से हो सकता है, अरे वो यही कह रहे हैं भाई, आप बता रहे हो सकता है, वो तो कुछ और। आप अगर सर देखो नौजवान फोन ले लो, वो इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी है। अरे भाई दे दो जरा, एक मिनट दे दो भाई, मेरी बात सुनो, माइक पे बोलो ताकि जो लाखों लोग देख रहे हैं। माइक दे दो ना। अरे देंगे ना माइक, तुम ठहरो तो। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि सर सैयद अलैहि रहमा का एक नजरिया था अपना कि खुदा का जो वजूद है उसको अकल के दायरे में रह करके तलाश करना है, न कि पूरे तौर से इनकार कर देना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे अकल के दायरे में रख के मैंने बहुत तलाश की, मुझे मिला नहीं। हाँ, ये इधर वो चश्मा लगाए जो, हाँ उनको दे दीजिए।
जी जी फटाफट पूछिए, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। एंड मेरा सवाल जावेद अख्तर साहब से। क्या नाम है आपका? अरे भैया सब मुझे तो क्या पूछ रहे हो यार? हाँ, फैज। पूछिए फैज साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो एथियस्ट है वो प्रॉब्लम ऑफ इविल आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, राइट? कि इस दुनिया में इतना सारा इविल है और अगेंस्ट मुस्लिम तो यहाँ अगेंस्ट थियस्ट। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई। पूरी मशक्कत ही इसी बात की थी कि किसी एक मजहब पे बात न टिके। जी, तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि इस दुनिया में इतना ज्यादा इवल एग्जिस्ट करता है और अगर एक ऑल गुड गॉड है तो वो रोकता क्यों नहीं है? लेकिन इस सवाल में एक हिडन अजम्पशन ये है कि इस दुनिया में इवल एग्जिस्ट करता है। अब एथियस्ट ये कैसे ऑन्टोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया में इवल एग्जिस्ट करता है? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझा। नहीं सर, हम लोग इनको सुनने आए। नहीं प्लीज डोंट डू। आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन्टोलॉजिकली। नहीं हम समझ गए सर, इनको अब जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल पूछ लो। मैं अभी तक क्या था वो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेता हूँ। तुम गुरु, तो हम जब इसका राउंड 13 करेंगे ना तब तुमको स्टेज पे बिठाएंगे। जी तो हाँ जल्दी से। तो देखिए एथियज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथियज्म इट इज सेम। देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथियज्म। जी अच्छा, फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ कोशिश भी करते तो इससे गलत सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग्स हैं, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है। तो उसकी ये जो क्वालिटी इस बबल में आ गई है वो जानवर में भी है, इंसान में भी है। तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा। पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ हो? बैठ जाइए। जी हाँ, अगला सवाल। हाँ पूछे जी जावेद अख्तर साहब। अरे भैया सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं और मेरे ही पीछे पड़े हैं, क्या किस्सा? चलो बोलो भाई। You asked how God can exist when children die in Gaza. Huh? You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? देखिए, आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं। बेटा एक मिनट, मैं आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमज़ोरियां, खराबियां सब जगह है। लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज़्यादा महज़ब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल हैं, वो बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बरसरे इक़्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है। तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत ख़राबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की ज़रूरत क्या है भाई? उसको तो ख़रीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है? मगर सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं है। जी ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन उस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाजत कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकता है। जवाब सुनते जी। आप फ्री विल को मानती है ना, या अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना? मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी जिंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान
गलत काम कर रहा है उसको भी रिकॉम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा, दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई एक सेकंड, जी, एक सवाल मुफ्ती साहब से मेरा, सर, मुफ्ती साहब से जी, एक सवाल। हाँ, मुफ्ती साहब, एक सेकंड रुक जाइए, आपसे फोन, आप इसके बाद आपसे माइक यही छीन रहेंगे चुका। हाँ, बोलिए। मैं मुफ्ती मैम, साहब एक एक ही सेकंड। सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेयर बिल्कुल कर बिल्कुल सकता हूं। ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखें वो मैंने औरतें अपने रोती हैं ओपनिंग कि बच्चे स्टेटमेंट में यही कहा था आप कि मुझे जनाब नौकरी जावेद साहब दिलवा सिर्फ रहे हैं, इमोशनल मेरी आर्गुमेंट बेटी की जैसे दिस इज एन शादी इमोशनल करा रहे हैं। आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे काम, इसके पीछे देवियों और इसके सज्जनों, पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है, देखिए इसके मैं पीछे का बार-बार यहाँ विजडम क्या है पर मैंने बताया। मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियंस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे आप समाप्त लोग को होती है। मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन साथ के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ।